नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, पटवार के लिए और रीट के लिए हिंदी की क्लासेस। और आज हम बेसिक से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज हम हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं और जो कि इसी टाइम आपकी क्लास राजस्थान जीके की होती थी, तो वो भी क्लास आज आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो इसके बाद आपको मिल जाएगी। तो आज हम हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्लास होने वाली है। आज आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि पहले शायद हमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, यानी इस तरीके से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। चीज़ें वीडियो के अंदर देखते देखते आपको याद दोस्तों हो जाएंगे और एक एक प्रश्न कहाँ से बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार, जो कि दोस्तों बेसिक है बिल्कुल। अगर यहाँ से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे तो आगे आपको जो भी ग्रामर के अंदर पोर्शन अपने को पढ़ना पड़ेगा वो बिल्कुल इजीली लगने लगेगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो हम लेते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार दोस्तों, आई डोंट नो कि आपने पहले कैसे पढ़ा होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन आज जो चीजें पढ़ने जा रहे हो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने जा रहे हो। दोस्तों, वर्ण के बारे में, वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में ये होना चाहिए। प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे दोस्तों। एक छोटे बच्चे से शुरुआत करेंगे, छोटे बच्चे से सीखना स्टार्ट करेंगे। छोटा बिल्कुल जो बच्चा होता है उसके बाद में वो किस तरह से बड़ा होता है, किस तरह से बोलना सीखता है, क्या क्या चीज़ सीखता है, उसके हिसाब से ही वर्ण विचार हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, जब हम छोटे थे आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चे को भी देखा होगा कि अकेला वो पालने के अंदर सोया रहता है तो एक अकेला गुनगुनाता रहता है, इस तरह से गुनगुनाता रहता है। मतलब पर्टिकुलर कोई शब्द, पर्टिकुलर कोई अक्षर को या कोई पर्टिकुलर कोई वर्ण को नहीं बोलता है। स्टार्ट की पोजीशन बता रहा हूँ। स्टार्ट में जिस तरह से बोलता है, एक तरीके से हम उन्हें क्या मान सकते हैं? ध्वनियाँ। यानी स्टार्ट में एक छोटा बच्चा क्या निकालना सीखता है दोस्तों? ध्वनियाँ निकालना सीखता है। क्या निकालना सीखता है? ध्वनियाँ। एक बात क्लियर होगी। शुरुआत के अंदर एक छोटा सा, बिल्कुल शुरुआत में वो जिस तरह के भी रोना, हंसना, एक तरीके से ध्वनि तो है, कोई वर्ण तो नहीं है पर्टिकुलर। तो सबसे पहले जो आता है वो ध्वनि आती है दोस्तों। यानी क्या निकली है? ध्वनि। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ध्वनि से ही शुरुआत होती है। उसके बाद बच्चा धीरे 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 अपनी मम्मी पापा का माँ, पा, दा, इस तरह से एक शब्द बोलना स्टार्ट कर, शब्द नहीं वर्ण बोलना स्टार्ट करता है ना। माँ, पा, इस तरह से मैं, कै, इस तरह धीरे 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 एक एक वर्ण को वो बोलना स्टार्ट करता है। उसकी ध्वनि में हमें महसूस होता है कि ये अपनी माँ का नाम ले रहा है, ये अपने पापा का नाम ले रहा है। तो उन ध्वनि को हमने वर्ण नाम दे दिया। कै, च, तै, टै, पै, मैं। ये जो ध्वनि उनके मुंह से हमने सुनी, उनको हमने जो नाम दिया वो सिंबल दे दिए कि मैं, तो हमने इसको ये सिंबल दे दिए। कै, तो हमने इसको ये सिंबल दे दिए। एक तरीके से ये क्या हो गए हैं? इन्हें वर्ण नाम दिया गया। क्या बोला गया दोस्तों? इन्हें वर्ण नाम दिया। यानी ध्वनि के बाद में क्या चीज़ निकली है? ध्वनि के बाद दोस्तों वर्ण निकला है। क्या निकला है? वर्ण। आया समझ में? वर्ण कहाँ से आया? ठीक है, अब देखिए, वर्ण के बाद में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे ही बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो नाम लेना स्टार्ट कर देता है ना। पापा, मम्मा, दादा, दादी, इस तरह से नाम लेना स्टार्ट कर देता है। यानी पर्टिकुलर एक शब्द बोलना शुरू कर देता है। यानी शब्द कैसे बोलेगा? मामा। यानी दो वर्ण मिल गए, यानी वर्ण मिलकर ही एक शब्द बन रहा है ना। तो इसका मतलब वर्ण के बाद जो चीज़ बन रही है, जो बोला जा रहा है, वो क्या है? शब्द है। क्या है दोस्तों? शब्द है। और शब्द के बाद में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो पर्टिकुलर मम्मा मुझे खाना चाहिए, एक शब्द बोला जा रहा है। पूरा एक शब्द मिलाकर क्या बन रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर एक वाक्य का निर्माण हो रहा है। मम्मा मुझे पानी पीना है, एक वाक्य का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी शब्द से बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर रहे कि नहीं कर रहे? इस बात से एग्री करते हो सारे बच्चे। और जब बहुत सारे वाक्य मिल जाएंगे तो दोस्तों भाषा का निर्माण होता है, एक भाषा का निर्माण होता है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब दोस्तों यहां से आपने देखा कि स्टार्ट के अंदर क्या है? ध्वनि है, और लास्ट में क्या है? भाषा है। तो यानी एक भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे प्रश्न में पूछेगा,
पहला ही प्रश्न आपसे बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो ऑप्शन में आपको ध्वनि ही दिखाई देगा, ऑप्शन में आपको वर्ण भी दिखाई देगा, ऑप्शन में आपको शब्द भी दिखाई देगा, तो क्या उत्तर सही करोगे? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ण पे टिक कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि वर्ण विचार उनके शब्द में है, क मैं च त ए आ ई, ये पढ़े होंगे तो कभी वर्ण होते हैं, तो ये टेक दिया भैया हो गया, तो वहां उस समय आपका उत्तर गलत हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले ध्वनि आ रही है, यानी किस टाइप से प्रश्न पूछेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछे कि भाषा की उच्चारित रूप में अगर आपसे पूछे सबसे छोटी इकाई आपसे अगर प्रश्न में पूछे, तो आपका उत्तर दोस्तों यहां ध्वनि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्वनि। एक एक चीज को समझेंगे, ध्वनि। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहां बनेगा कि सेम चीज में यहां भाषा की उच्चारित रूप उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि कर रहे हैं। भाषा की अगर आपसे लिखित रूप में पूछेगा ना, तो लिखित रूप में हमने क्या बनाया, आगे आप लिख लेना छोटी इकाई, मैंने सीधा लिखित रूप में हमने वर्ण बना दिया, यानी क च मैं या बोला जो भी उसके सिंबल दे दिए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है, और उच्चारित रूप से आपसे पूछे तो ध्वनि है। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। आज तक आपने रट्टाफिकेशन की है, मुझे पता है, समझने की कोशिश नहीं की है, सीधा रट्टा मारा, लेकिन रट्टा नहीं मारना, समझना है कि उच्चारित रूप में से आपसे प्रश्न में पूछे तो ध्वनि देना है। अगर आपको भाषा के लिखित रूप में आपसे प्रश्न में पूछे तो आपको वर्ण उत्तर देना है। उसके बाद में आपको पता है पर्टिकुलर एक सार्थक इकाई आपसे प्रश्न में पूछी जा सकती है कि भाषा की सार्थक इकाई बताओ। सार्थक का मतलब होता है जिसका एक अर्थ होता है। तो अर्थ दोस्तों इसका भी नहीं होता है और वर्ण का भी नहीं होता है। अर्थ दोस्तों यहाँ शब्द का बनता है, तो आपको उत्तर यहाँ पे लिखना होगा शब्द। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी उच्चारित रूप में इकाई पूछे तो ध्वनि है, लिखित रूप में पूछे तो आपको वर्ण उत्तर देना है, और सार्थक रूप में पूछे तो आपको यहाँ पर शब्द रूप देना है, शब्द लिखना है। बताओ, आज तक आपने ऐसे पढ़ा, सीधा रट्टा मारा होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर ध्वनि से वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण से एक शब्द बनता है, बहुत सारे शब्द से एक वाक्य बनेगा, और वाक्य मिलकर एक भाषा का निर्माण कर देंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई इस रूप में आपसे पूछी जा सकती है। आया समझ में? तो लाइक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों वर्ण दो तरीके के होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। क्या होता है? दो तरीके के होते हैं, एक तो आपका स्वर होता है, एक दोस्तों आपका व्यंजन होता है। दो तरीके के होते हैं, लेकिन हम शुरुआत में क्या पढ़ने वाले हैं? स्वर को पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर। अब दोस्तों स्वर क्या होते हैं? यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनेंगे दोस्तों। स्वर क्या होते हैं? आप बताओ, ए आ ई ये स्वर हो गए? नहीं। स्वर को क्यों कहते हैं इन्हें स्वर? दोस्तों स्वर के अंदर जो वर्ण होते हैं, जो हम बोलते हैं आ ई, इन्हें एक तरीके से वर्ण होते हैं। इन्हें वर्ण तो हम नहीं कह सकते दोस्तों, स्वर ही बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ण का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर ये स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर में कहलाते हैं। यानी कोई भी ऐसा वर्ण जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वर कहलाते हैं। यानी वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो वो किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? वो स्वर में आते हैं। समझ में आ गया? स्वर कितने होते हैं आपके? स्वर कितने होते हैं आपके, ये ध्यान रखना है दोस्तों। हिंदी में स्वर आपके 11 होते हैं। हिंदी में आपके स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो स्वर दोस्तों आपके कितने होते हैं? ठीक है, डेफिनेशन आप देखो, आपके पास बुक होगी ग्रामर है ना, तो आप डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, स्वर आप मैं बोल रहा हूं लिख सकते हैं, या आपके पास होगी तो बुक में देख लीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है।
तो दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर में आते हैं। स्वर दोस्तों आपके कितने होते हैं? स्वर दोस्तों आपके 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए लिखते हैं, फिर देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? अंग और अह वो स्वर में काउंट नहीं होंगे दोस्तों। एक तो ये आपने ये देखा होगा और एक आपने ये देखा होगा, ये दोस्तों स्वर के अंदर काउंट नहीं होंगे। ये अयोग वाह वर्ण होते हैं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो एक बार स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं आपके दोस्तों? 11 होते हैं। आपके सामने है 11, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है इस री के बारे में। ये कौन सा री है? छोटा री है। इसकी जो मात्रा आती है दोस्तों वो ये आती है। अभी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो स्वर की पहचान आपको होनी चाहिए कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं। आपसे पूछे स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्राएं आपसे प्रश्न पूछे तो बताओ कितनी बताओगे? मुझे पता है आप आंसर दोगे दोस्तों 11 होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्वर 11 होते हैं तो मात्रा भी 11 होती है। लेकिन आप गौर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर ये दिखाई दे रहा है आपको ए, तो इसकी दोस्तों कहीं पे कोई मात्रा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी मात्रा नहीं, बाकी को देखेंगे तो सभी की मात्राएं हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। ए की मात्रा नहीं होती है। दोस्तों कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि स्वर की कितनी मात्राएं होती है। आपको ऑप्शन में 11 भी मिलेगा, ऑप्शन में 10। तो बहुत से बच्चे 11 पे ऑप्शन में टिक करें, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि स्वर 11 होते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि मात्रा भी 11 होती है। नहीं, यहां पर ए की मात्रा दोस्तों नहीं है। ठीक है, ए की मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्राएं स्वर में। तो मात्राएं 10 होती हैं लेकिन स्वर 11 होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब री की मात्रा के बारे में बात करें। ये जो री है इसकी मात्रा दोस्तों इस तरह से लगती है, ये। ठीक है, जिस तरह से हमने ये लिखा ग्रह कार्य। अब देखो मैंने ग्रह बोला, लेकिन आप भी ग्रह कार्य बोलते हो दोस्तों। बहुत से बच्चे बोलने में भी इनको सही तरीके से नहीं बोलते। अब ये ग्रह कार्य नहीं दोस्तों, गृही कार्य है। ग्रह दोस्तों ये होता है, ये होता है ग्रह। ये गृही बोलते हैं इसको, गृही कार्य, गृही कार्य। समझ में? बोलने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोस्तों फर्क है। इसे ग्रह कार्य नहीं बोला जाएगा, हम बोलते ग्रह कार्य नहीं, गृही कार्य बोला जाता है। ठीक, तो उच्चारण का थोड़ा ध्यान रखें, विशेष हिंदी के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां से जो प्रश्न बना वो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से आपके सामने? यहां पर स्वर की मात्राओं से प्रश्न पूछेगा आपसे, तो मात्राएं आपको 10 बतानी है, लेकिन स्वर आपको कितने बताने? 11 बताने। ठीक है, अब स्वर के अंदर भी 2 पार्ट बनाए गए हैं। एक तो ह्रस्व स्वर और एक आपका दीर्घ स्वर। यानी ह्रस्व को हम मूल स्वर बोल सकते हैं, और जो कि दीर्घ स्वर उनके अलावा हो गए। अब इनमें दोनों में डिफरेंस कैसे है? ह्रस्व या दीर्घ में क्या मतलब हो गया? चलिए अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इरेज कर दूं इसको। ठीक है, अब देखो स्वर को भी 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। स्वर को भी 2 पार्ट में हमने बांटा है। एक तो दोस्तों इसका होता है आपका मूल स्वर बोलते हैं, मूल स्वर, या दोस्तों ह्रस्व स्वर भी इन्हें हम बोलते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं ये आपको बताना। अब इसका मतलब क्या होता है? मूल स्वर का, ह्रस्व स्वर का क्या मतलब होता है? सबसे पहला मतलब दोस्तों ये होता है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे। देखो दोस्तों, ये आपका कंठ है, ये आपका कंठ होता है। कंठ यहां से स्टार्ट होता है ना, यहाँ ये आपका यहां से आवाज निकलती है। दोस्तों कहीं ना कहीं कोई शब्द बोलते तो कई बार हमें पता है कि हमारे गले पे ज़्यादा जोर पड़ता है, कई बार हमारे जीभ पे जोर पड़ता है, कई बार हमारे, यानी 3 पार्ट होते हैं। देखो ये होता है कंठ, यहाँ होता है तालु, कंठ तालु, यहाँ होता है मूर्धा, यहाँ होता है दंत, यहाँ होता है ओष्ठ, होठ।
इस तरह से ध्वनि अलग अलग एरिया से अलग अलग, कंठ पे ज़्यादा जोर पड़ता है, कई बार ऐसी वर्ण बोलते हैं तालु पे ज़्यादा जोर पड़ता है, कई बार यहाँ से गर्म हवा निकलती है, अलग अलग वर्ण अलग अलग हिसाब से जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ठीक है, तो जिन्हें बोलने के लिए बिल्कुल हमें कम समय लगे, बोलने के लिए कम समय लगे, जैसे ए बोल दिया, ई बोल दिया, ऊ बोल दिया, तो जिन्हें बोलने के लिए कम समय लगे, जैसे आ, अब ज़्यादा समय लगेगा आ, ओ, है ना, तो वो किस में आते हैं, दीर्घ में आते हैं। और जिन्हें बोलने के लिए कम समय लगे, उच्चारण में कम समय लगता है, वो हर्स्व या मूल स्वर में आते हैं। अब बोलने का कम समय कैसे लगेगा, कहते सर हमने बोल दिया, नहीं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग आपका जोर पड़ता है, अलग अलग हवा प्रेशर डालती है, समझ में आया। चलिए अब देखो दोस्तों, यहां लिख देता हूं बोलने में कम समय लगे, बोलने में कम समय लगता है। अब कौन कौन से होते हैं, एक तो दोस्तों आपको याद रखना है ए, ई, ऊ और आपका रे। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूल स्वर हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। मूल स्वर हिंदी में, संस्कृत में 5 होते हैं, ध्यान रखना। मूल स्वर हिंदी में हर्षव स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, ऊ, री होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या डिफरेंस है, बोलने में कम समय लगता है, बोल के देख लो आप। उसके बाद में आता है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, तो बोलने में क्या लगेगा, ज्यादा समय, बोलने में ज्यादा समय लगेगा, बोलने में ज्यादा समय। अब इनके अलावा जो बच गए वो लिख देना, कौन कौन से बच गए, आ, ई, बड़ी, जैसे छोटी बड़ी बोलते ना उस तरह से आप, अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 हो गए ना दोनों को मिला के। अब ये जो है ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी के अंदर दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपको बोलना है दोस्तों यहाँ पर 7 होते हैं। 7 ही ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं। ठीक है, थोड़ा काउंट कर लेना अच्छे से, गलती ना हो जाए। तो अगर मूल स्वर पूछे तो आपसे 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर पूछे तो आपको 7 बताने हैं, याद हो जाएगा। यहाँ पर 2 ही टाइप के आपको बताए गए हैं, और यहाँ पर ये जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर का नाम दोस्तों दिया गया हिंदी में। तो याद रखना एक चीज, 3 पार्ट तो 2 ही है, लेकिन एक नया नाम और दे दिया गया है, नोट करके, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो जिसमें क्या क्या आते हैं, ये याद रखना दोस्तों। प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, 2 पार्ट मेन होते हैं, मूल स्वर या हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर, 2 ही पार्ट होते हैं। तीसरा तो बताया गया, अलग से कोई पार्ट नहीं दोस्तों। मूल स्वर आपके 4 होते हैं, और ये कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। और इन्हीं में 7 में जो बच गए हैं ये 4, इनको हम संयुक्त स्वर दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं। अब उम्मीद करता हूं मैं चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, अब आपको अच्छे से समझ में आए कि वर्ण विचार क्या है। अब दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कैसी रही क्लास, आज से पहले आपने वर्ण विचार कैसे पढ़े हैं, और आज के बाद ऐसा लगेगा कि वाकई में हमने आज ही चीज़ों को समझा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक हमने स्वर के 2 भाग पढ़ ली कि भाई मूल स्वर, हर्स्व और दीर्घ स्वर के बारे में। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आए। अब स्वर के बाद में कई जगह आपने क्लास में देखा होगा, कई जगह ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन में, कहीं सीधा स्वर से व्यंजन में पहुंच जाते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत डीपली चीज़ें आज पढ़ेंगे, आगे व्यंजन तक नहीं जाना। अभी स्वर के कई पार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो है जीभ के आधार पर, जिह्वा जो होती है, जीभ, ये जो टंग होती है, इसके आधार पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जीभ के आधार, पहला जो पार्ट है इसे जिह्वा बोलते हैं, जिह्वा के आधार पर। तो दोस्तों जिह्वा के आधार पर आज हम पढ़ेंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ये बना देते हैं, ये आपकी एक टंग हो गई है। 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट तो दोस्तों ये हो गया है, सेकंड पार्ट दोस्तों ये हो गया है, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गए हैं। ये आपकी जीभ होती है, ऐसी होती है ना जीभ, ऐसी ही होती है। ठीक है, चेक कर लेना आज शीशे के अंदर जाके कि ऐसी ही जीभ है क्या।
अब दोस्तों जीव के आधार पर, जीव्या के आधार पर वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। बीच वाले पार्ट में, अभी मैं समझाऊंगा, आप सीधा लिख देता हूं, बीच वाले पार्ट में आपको ए लिख देना है, लिख दोगे। यानी ये कौन सा भाग है? ये जीभ का मध्य भाग है, जीभ का दोस्तों मध्य भाग है। ये दोस्तों आपको पता है आगे वाला पार्ट ये पीछे वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये अग्र भाग हो गया इस, और ये हो गया आपका पश्चिम भाग, ये होता है ना पश्चिम भाग हो गया। 3 भाग में हमने जीभ को डिवाइड कर लिया है दोस्तों। बीच वाले भाग में आपको ए लिख देना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। और यहां पर पीछे थोड़ा चले जाओगे ना, तो यहां पर आपको क्या लिख देना है, सॉरी गलती लिख दिया, यहां नहीं होगा वो, यहां पर ई ए ए। अब ये 4 याद रखना, बाकी आप पीछे लिख दीजिए। कौन कौन से बच गए दोस्तों? ये बच गए आपके औ, और एक बच गया आपका आ, ठीक है, थोड़ा मैंने पीछे लिख दिया इसको। तो अब देखो समझते हैं इस बात को। सबसे पहले जीभ के 3 जीवा के आधार पर हम स्वर देखेंगे दोस्तों। तो अग्र भाग के अंदर हमने रखा है ई ए ऐ को। अब बोल के देखो ई ए ऐ, ये जो पार्ट होता है आगे वाला, ये जो पार्ट होता है अग्र भाग, यहां पर ज्यादा जोर पड़ता है, ये सक्रिय रहता है। कब? जब ये वर्ण हम बोलेंगे, एक्टिव रहता है, इसलिए हमने इन्हें अग्र स्वर बोला गया है। जीभ के भाग के, जीभ के अनुसार कि अग्र भाग के अंदर हमने ये वर्ण बोले जाते हैं, तो ये सक्रिय रहते हैं, ई ए ऐ, ठीक है। अब बोल के देख लीजिएगा। अब मध्य भाग में इसको क्यों रखा? मध्य भाग में एक ही वर्ण आता है, विशेषकर याद रखना ए, बीच के यहां पर जीभ के आगे वाले भाग पे कोई जोर नहीं पड़ा है और पीछे वाले भाग पे कतई कोई जोर नहीं पड़ा है, सिर्फ बीच में ठीक है दोस्तों। तो ये बीच वाले भाग में हमने एक ही वर्ण को रखा है, ठीक है। अब बाकी बच के पश्चिम भाग में देखो ओ, यानी यहां पीछे वाले भाग में, जहां कंठ तालु के बाद पीछे वाला भाग, वहां पर देखो ओ औ, यहां पर ऊ यानी आ, जोर पड़ रहा है। पीछे वाला भाग ज्यादा एक्टिव रह रहा है, वहां पर जोर पड़ रहा है, वहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए पश्चिम भाग में जीभ के रखा गया है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीभ के आधार के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पश्चिम भाग में, मध्य भाग में, अग्र भाग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो रटना नहीं है दोस्तों, याद रखना है। अब बोल के देख लीजिएगा, आप बोलोगे तब जैसे ई ए ऐ बोलोगे तो ये आपको आगे की ओर जोर पड़ेगा जीभ के अग्र भाग पर, तो ये अग्र वर्ण हो गए हैं। बीच में दोस्तों ए ही याद रखना, ए लास्ट में बच गए वो आप करना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी? आज इतना ही समझेंगे, एक साथ सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन क्लास बताना कैसी लगी, समझ में आई या नहीं। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।